हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग आज पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में और उसमें हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कि फैक्ट इन इशू क्या होता है, रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे हम लोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। देखिए, फैक्ट इन इशू को हम लोग पहले ऐसे समझते हैं कि फैक्ट इन इशू जो होता है उसका मतलब होता है विवादित तथ्य, है ना। विवादित तथ्य क्या मतलब क्या होता है, यानी कि कोर्ट में तो सबको पता है कि दो पार्टीज होती हैं, ठीक है। एक होता है डिफेंडेंट, एक होता है प्रोसिक्यूशन। तो अगर कोई फैक्ट पे एक पार्टी एजर्ट कर रहा हो, दूसरा डिनाई कर रहा हो, यानी कि एक पार्टी बोल रहा है कि नहीं नहीं ऐसा है, ऐसा तथ्य है, ऐसा फैक्ट है, ऐसा है, और दूसरा पार्टी बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो डिनाई कर रहा है। तो किसी भी फैक्ट को जो एक पार्टी एजर्ट करता है, दूसरा पार्टी डिनाई करता है, ये फैक्ट इन इशू होता है। ये बेसिक बात है, ठीक है। और हाँ, एक बात और, कि जो पार्टी फैक्ट को एजर्ट कर रहा है और एक पार्टी फैक्ट को डिनाई कर रहा है, वो फैक्ट एक ऐसा फैक्ट होना चाहिए जो कि अगर प्रूव हो गया कि वो था, वो सही में था, ठीक है, तो फिर वो किसी का राइट या किसी का लायबिलिटी निर्धारित कर देगा, ठीक है। यानी कि कोई ऐसा अधिकार किसी को दे देगा या फिर किसी पर ऐसा दायित्व दे देगा जो कि जिसके लिए केस चल रहा है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल ले चोरी का, अगर कोई किसी पर चोरी का इल्जाम है, तो ऑब्वियसली एक पार्टी जो है वो ये बोलेगा कि मैंने चोरी नहीं किया, और दूसरा बोलेगा कि इसने चोरी किया। तो ये फैक्ट इन इश्यू हो गया, ठीक है, कि वेदर ही हैज डन थेफ्ट और नॉट, ये हो गया फैक्ट इन इश्यू। और ये एक ऐसा फैक्ट है जो अगर प्रूव हो जाता है कि हाँ चोरी किया है, तो फिर वो एक पार्टी को दायित्व दे देगा। किसको? जिसने चोरी किया है। क्या दायित्व दे देगा? जेल जाने का दायित्व, ठीक है। तो इसी को फैक्ट इन इश्यू कहा जाता है। और इसको अगर टेक्निकल लैंग्वेज में देखें तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 3 में डिफाइंड किया गया। एक्चुअली में इंडियन एविडेंस एक्ट में हर कुछ जो डेफिनेशन क्लॉज है वो सेक्शन 3 है, जिसको इंटरप्रिटेशन क्लॉज भी बोला जाता है। याद रखिएगा, ज्यादातर इनएक्टमेंट में सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता है, लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 3 है। तो फैक्ट इन इशू, रेलिवेंट फैक्ट, हर कुछ सेक्शन 3 में डिफाइंड किया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच ईदर इन इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट द एग्जिस्टेंस और non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, asserted or denied in any suit or proceeding, necessary follows, ठीक है। यानी कि कोई ऐसा फैक्ट जो कि जिसके प्रूफ हो जाने से किसी का एक्सटेंट, नेचर और एक्सटेंट, नेचर और एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ किसी का नेचर या लायबिलिटी, है ना, वो निर्धारित हो जाए, तो उसी को फैक्ट इन इशू कहा जाता है। देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट में फैक्ट इन इशू का कुछ इलस्ट्रेशंस दिया हुआ है, तो हम लोग उससे समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर फैक्ट इन इशू होता क्या है। तो इसमें एक केस है कि ए इज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी, यानी कि ए पर क्या चार्ज लगा है? ए पर चार्ज लगा है कि उसने बी का मर्डर किया है, ठीक है, उसने बी की हत्या की है। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या फैक्ट इन इशू होगा। तो ए एट हिज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स में बी इशू, कुछ कुछ फैक्ट जो इशू हो सकता है वो ये है कि दैट ए कॉज्ड बी डेथ, क्या ए ने बी को मारा है, हत्या किया है? ये तो फैक्ट इन इशू होगा ही, क्योंकि एक पार्टी इसको एजर्ट करेगा कि हाँ इसने मारा है, और दूसरा पार्टी इसको डिनाई करेगा कि नहीं नहीं मैंने नहीं मारा है, या मेरे क्लाइंट ने नहीं मारा है। और इस फैक्ट के प्रूव हो जाने से किसी का लायबिलिटी को निर्धारित किया जाता है। यानी कि अगर ये फैक्ट प्रूव हो गया कि हाँ इसने मारा है, तो किसी का लायबिलिटी मतलब जेल जाने का लायबिलिटी निर्धारित हो गया, यानी कि अब ए जेल जाएगा, तो ये फैक्ट इन इशू हो गया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं दैट ए इंटेंडेड टू कॉज बीच डेथ। इंटेंशन, यहां पर देखिए, अगर किसी का मर्डर प्रूफ करना है, हत्या प्रूफ करना है किसी पर, तो फिर हत्या का इंटेंशन भी प्रूफ करना बहुत जरूरी होता है। तो यहां पर भी ये जो इंटेंशन था या नहीं था, ये एक फैक्ट है, और एक पार्टी बोलेगा कि हाँ था, इंटेंशन तो था मारने का, दूसरा पार्टी डिनाई करेगा कि नहीं नहीं ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था,
ठीक है। और ये एक ऐसा फैक्ट है इंटेंशन का कि अगर ये प्रूव हो जाए तो ये भी एक लाइबिलिटी दे देगा ए के ऊपर जेल जाने का, है ना। तो ये भी फैक्ट इन इशू है। अब आगे देखते हैं। दैट ए हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी। देखिए, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन एक एक्सेप्शन है मर्डर का, ठीक है। अगर कोई सामने वाला व्यक्ति किसी को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दे देता है और फिर आप किसी की हत्या कर देते हैं तो फिर वो मर्डर आप उसको नहीं बोल सकते हैं। तो ये एक तरह का एक्सेप्शन है मर्डर का। तो ये एक्सेप्शन भी एक पार्टी एजर्ट करेगा, दूसरा पार्टी डिनाई करेगा ना। और फिर इसके प्रूव हो जाने से किसी का राइट स्टेब्लिश हो जाता है, राइट टू बी एक्विटेड, ठीक है, बाइज्जत बरी होने का राइट, ठीक है। तो ये भी एक फैक्ट इन इशू है। उसी तरह नेक्स्ट इससे मिलता जुलता एग्जांपल है कि दैट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट विच काउजेज बीच डेथ वाज रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इनकेपेबल ऑफ नोइंग इट्स नेचर। इसका मतलब ये है कि ये भी पागलपन जो होता है ना, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ये भी एक डिफेंस है, जिस डिफेंस का एक्सरसाइज करके कोई भी बंदा बच सकता है, ठीक है, उसको बाइज्जत बरी मिल सकता है। तो ये फैक्ट भी फैक्ट इन इशू ही होगा, क्योंकि ये एक पार्टी तो बोलेगा कि हाँ मेरा क्लाइंट तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से सफर कर रहा था, और दूसरा पार्टी डिनाई करेगा। तो ये एजर्ट भी हो गया, डिनाई भी हो गया, और इसके प्रूव हो जाने से किसी का राइट टू बी एक्विटेड निर्धारित हो जाता है, ठीक है, फिक्स हो जाता है। तो ये भी फैक्ट इन इशू कहलाएगा। अब हम लोग देखते हैं रेलिवेंट फैक्ट को। फैक्ट इन इशू तो समझ में आ गया, अब रेलिवेंट फैक्ट देखते हैं क्या होता है। तो रेलिवेंट फैक्ट भी सेक्शन 3 में ही डिफाइंड किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसका जो टेक्निकल मीनिंग है, इससे हम लोगों को कुछ खास पता नहीं चलता है कि रेलिवेंट फैक्ट होता क्या है। फिर भी मैं आपको एक बार पढ़ देता हूं। वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर व्हेन द वन इज कनेक्टेड इन एनी ऑफ द वेज रेफर्ड टू इन द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट यानी कि एविडेंस एक्ट रिलेटिंग टू द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। यानी कि देखिए, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट का इंडियन एविडेंस एक्ट में एक पूरा का पूरा चैप्टर ही है, ठीक है। सेक्शन 6 से लेकर के सेक्शन 55 तक एक चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। ये सारे के सारे सेक्शंस में बस यही बताया है कि कौन कौन सा फैक्ट रेलिवेंट होगा, ठीक है। तो ये अपना जो सेक्शन 3 में रेलिवेंट फैक्ट को डिफाइन किया गया है, वो बस इतना ही किया गया है। आइए इसका अब डीप मीनिंग को देखते हैं, इसका अब इनर मीनिंग को देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि रेलिवेंसी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। इट इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट इन इशू। हाँ, ये सही है। देखिए, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि किसी और पर डिपेंड करना। तो रेलिवेंसी भी एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, यानी कि किसी और पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है? फैक्ट इन इशू पर, ठीक है। इसका मतलब कि कौन कौन सा फैक्ट रेलिवेंट फैक्ट होगा, वो डिपेंड करेगा कि फैक्ट इन इशू क्या है ना, मेन मुद्दा क्या है ना। तो उसके बेसिस पर फैक्ट रेलिवेंसी फैक्ट डिसाइड होता है। जैसे कि फैक्ट इन इशू अगर है कि कोई किसी को जान से अगर किसी ने किसी की हत्या की है, ये फैक्ट इन इशू है। तो रेलिवेंट फैक्ट्स क्या हो सकता है? रेलिवेंट फैक्ट्स ये हो सकता है कि जिस चीज से हत्या हुई हो, जैसे अगर किसी को गोली मारकर हत्या की गई हो तो क्या बंदूक एक्यूज्ड के पास था या नहीं था, ये एक रेलिवेंट फैक्ट है। तो रेलिवेंट फैक्ट क्या होगा नहीं होगा किसी भी केस में, वो डिपेंड करता है कि मेन फैक्ट क्या है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं फैक्ट्स विच हैव अ लॉजिकल कनेक्शन विद द फैक्ट्स विच हैव द लॉजिकल कनेक्शन विद फैक्ट इन इशू एंड इज सजेस्टिव ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट इन इशू। देखिए, रेलिवेंट फैक्ट जो होता है उसका मेन फैक्ट से, यानी कि फैक्ट इन इशू से कुछ ना कुछ लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि क्या अगर ये केस है, अगर फैक्ट इन इशू है कि क्या ए ने बी को जान से मारा, तो ए के पास से बंदूक का निकलना कहीं ना कहीं लॉजिकली तार्किक रूप से हम लोगों को बता रहा है कि हाँ, ए के पास कैपेबिलिटी था उसको मारने का, बंदूक था तो मारने का कैपेबिलिटी भी था भाई, है ना। तो ये एक रेलिवेंट फैक्ट होगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सेक्शन 6 to 55 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट सजेस्ट द फैक्ट्स विच आर लॉजिकली कनेक्टेड टू फैक्ट इन इशू। इसका मतलब कि सेक्शन 6 से लेकर 55 तक जो ये चैप्टर है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, इसमें सारा का सारा लॉजिकल कनेक्शंस बताया गया है कि जिसके थ्रू पता कर सकते हैं कि कौन सा फैक्ट रेलिवेंट फैक्ट होगा और कौन कौन सा फैक्ट रेलिवेंट फैक्ट नहीं होगा, है ना। और इसको लीगल रेलिवेंसी भी कहा जाता है, क्योंकि ये लॉ में दिया हुआ है लॉजिकल कनेक्शंस। तो ये
लीगल कनेक्शंस या फिर लीगली रिलेवेंट फैक्ट्स भी उसको कहा जा सकता है ना। तो अपना जो ये रिलेवेंट फैक्ट है इसको लीगली रिलेवेंट फैक्ट भी बोला जा सकता है। तो आइए अब हम लोग इसको ऐसे समझते हैं कि देखिए, किसी का राइट या लाइबिलिटी यहां पर निर्धारित करना है। राइट या लाइबिलिटी आप समझ लीजिए कि लाइबिलिटी निर्धारित करना है कि किसी को जेल होगा या नहीं होगा, है ना। तो इसको लाइबिलिटी निर्धारित करवाने के लिए हम लोगों को बहुत सारा फैक्ट्स इन इश्यूज प्रूफ करना होगा, है ना। फैक्ट्स इन इश्यूज प्रूफ करना होगा हम लोगों को, और इन फैक्ट्स इन इश्यूज को प्रूफ करने के लिए बहुत सारा रिलेवेंट फैक्ट प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो बहुत सारा रिलेवेंट फैक्ट्स मिल करके फैक्ट इन इश्यू को प्रूफ करेगा, है ना। और ये फैक्ट इन इश्यूज जब प्रूव हो जाए तो ऑटोमेटिक किसी को लायबल ठहरा दिया जाएगा कि भाई सारे सबूत और गवाह तुम्हारे खिलाफ हैं, अब तुम लाइबिलिटी, अब तुमको दिया जाता है जेल जाने का, अब जेल जाओ, है ना। आइए देखते हैं अब इसको और थोड़े विस्तार से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां हेडिंग देखिए, चार्ज ऑफ मर्डर ऑन अमित। अमित पर एक मर्डर का चार्ज लगा है, हत्या का आरोप लगा है ना। अब हत्या का क्या सजा होता है? पनिशमेंट ऑफ डेथ, या तो डेथ होगा या तो लाइफ इंप्रिजमेंट होगा, है ना। अब इसको डेथ या लाइफ इंप्रिजमेंट दिलवाने के लिए हम लोगों को बहुत सारा फैक्ट इन इश्यूज प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम मान के चलते हैं कि 2 फैक्ट इन इश्यूज प्रूफ करना पड़ेगा यहां पर इस केस में, कि अमित कॉज डेथ, क्या अमित की वजह से ही वो मरा, ठीक है, ये एक फैक्ट इन इश्यू है, ऑब्वियसली है। दूसरा, अमित हैड अ मोटिव टू कॉज डेथ, क्या अमित के पास कोई मोटिव था हत्या करने का। तो ये 2 फैक्ट इन इश्यूज है। अब इन दोनों फैक्ट इन इश्यूज को प्रूफ करना पड़ेगा उसको जेल भेजने के लिए या फांसी के तख्ते तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, ये वाला जो फैक्ट इन इश्यू है, अमित कॉज डेथ, ठीक है, अमित हत्या का कारण है, उसको प्रूफ करने के लिए ये एक रिलेवेंट फैक्ट अगर प्रूव हो गया तो ऑटोमेटिक ये वाला फैक्ट प्रूव हो जाएगा। क्या? हैड अ रिवॉल्वर इन हिज हैंड, हत्या के वक्त वो वहां प्रेजेंट था और उसके हाथ में एक रिवॉल्वर था, बस ये प्रूव हो गया कोर्ट में। जैसे ही ये प्रूव हो जाता है, ये रिलेवेंट फैक्ट प्रूव हो जाता है जैसे ही, वैसे ही ये फैक्ट इन इश्यू प्रूव हो जाएगा कि अमित कॉज डेथ, कि अमित ने उसको मारा। अब जहां तक कि मोटिव की बात है, क्या अमित के पास उसको मारने का कारण था, कोई मोटिव था, तो जैसे ही हम लोग ये वाला रिलेवेंट फैक्ट प्रूव कर देते हैं, अमित वाज अ नॉमिनी इन द लाइफ इंश्योरेंस ऑफ द डिसीज्ड, यानी कि जो बंदा मरा है उसने एक लाइफ इंश्योरेंस करवाया हुआ था जिसका नॉमिनी अमित था, यानी कि उस बंदे के मरने के बाद इंश्योरेंस कंपनी से अमित को बहुत पैसे मिलने वाले थे। तो ये एक मोटिव हो गया, है ना, ये एक कारण हो गया जिसकी वजह से वो उत्सुक होकर के मारा होगा। तो हम लोग को ये, अगर ये चीज प्रूव कर दिया कि ऐसा कोई इंश्योरेंस था जिसमें अमित नॉमिनी था और उसको बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे उस डिसीज्ड व्यक्ति के मरने के बाद, तो ये वाला फैक्ट जैसे हम लोग प्रूव करते हैं रिलेवेंट फैक्ट, तो इस वाले रिलेवेंट फैक्ट को जैसे हम लोग प्रूव करते हैं, ऑटोमेटिक ये वाला फैक्ट इन इश्यू प्रूव हो जाएगा कि अमित हैड अ मोटिव टू कॉज डेथ। तो यहां दोनों के दोनों, ये दोनों 1 और ये 2, दोनों का दोनों फैक्ट इन इश्यू प्रूव हो गया। जैसे ही ये दोनों का दोनों फैक्ट इन इश्यू प्रूव हो गया, अमित जो है क्या, अमित को अब लाइबिलिटी आ गया। क्या लाइबिलिटी आ गया? या तो डेथ या तो फिर लाइफ इंप्रिजमेंट। आई होप आप लोग समझे होंगे। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी जानना हो या कुछ भी रिकमेंड करना हो कि आप और क्या जानना चाहते हैं, या इसमें नहीं समझ में आया हो तो क्या नहीं समझ में आया या बिल्कुल समझ में नहीं आया है, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए। हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों का सारा डाउट खत्म करें, सारे प्रश्नों का उत्तर दें, और जो भी आप लोग रिकमेंड करेंगे उस पर एक वीडियो बनाकर लाएं। थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।